जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है भी, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और यहाँ पे आज की जो क्लास है बेहद शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से बिल्कुल अलग हैं, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई, सेट नंबर जो है 7 आपके सामने है। और इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं भाई, आप में से जिसने भी बैच नहीं ले रखा है, ध्यान दीजिए, अब तक अगर जिसने अग्निवीर का बैच नहीं ले रखा है, वो अग्निवीर का बैच आज ही क्या करे, परचेज करे। यानी मात्र 250 रुपए में है, सोचिए, है ना। 250 रुपए में अभी भी 1.5-2 महीने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इंतजार किस बात की, आज ही जो है अपने सपने को कीजिए साकार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? विदेशी व्यापार है, बैंकिंग है, शेयर बाजार है, या वस्तु निर्माण। पहले तो समझते हैं ये बुल बियर होता क्या। देखो, बुल और बियर, बुल को हम लोग क्या बोलते हैं, बियर को क्या बोलते हैं, जरा समझना होगा। बुल मतलब तेजड़िया, बुल मतलब तेजड़िया, और बियर मतलब मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, तेजड़िया और मंदड़िया तो किससे संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, तेजड़िया कौन होता है, मंदड़िया कौन होता है। तेजड़िया उस व्यक्ति को कहते हैं जो कीमतें बढ़ाना चाहता है। समझिए, सरल भाषा में हमने क्या कहा, जो कीमतें बढ़ाना चाहता है, जो कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे हम लोग तेजड़िया कहते हैं। मंदड़िया क्या किसे कहते हैं, जो कीमतें घटाना चाहता है। जो कीमतें घटाना चाहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदड़िया कहते हैं। तो जो कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया, जो कीमतें घटाना चाहता है मंदड़िया। और ये दोनों शब्द जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं, तो दोनों शब्द जो हैं वो शेयर बाजार से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों बाजार से, दोनों शब्द शेयर बाजार से। आगे है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। यानी कि भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कौन थे जिन्होंने अटैक किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत पर गजनी के थे, गौर के थे, अरब के थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया वर, तो कहाँ के थे, तो जो सबसे पहले वो आए थे वो आपके और कहीं के नहीं, अरब के थे। कहाँ के थे भाई, अरब, याद रखेंगे अरब। तो अरब के थे, अरब, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप देखते हो, जैसे तुर्कों ने, अरबों ने आक्रमण किया, तो 711-12 में किसने आक्रमण किया था सबसे पहले, बताइए। 711 और 712 ईस्वी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है, तीसरा, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु, महावीर स्वामी कौन थे, हम लोग को ये समझना है। तो महावीर स्वामी जो थे वो नंदी, जो महावीर स्वामी थे वो आपके कौन थे, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। यानी जैन धर्म को जिसने स्टार्टअप किया था वो कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे। तो याद रखिए महावीर स्वामी। अब यहां पे आंसर क्या है, सांची है, समस्तीपुर है। देखो, सांची का जो स्तूप है, सांची में क्या है, स्तूप है, किसके द्वारा बनवाया गया है, अशोक के द्वारा, अशोक द्वारा निर्मित है। अब यहां पे होगा कि कहां पे महावीर जैन की मृत्यु हुई, तो कहां पे हुई थी, जरा आपको बताना है भाई, कहां पे हुई थी।
तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी। क्या हो जाएगा भाई? पावापुरी। पावापुरी इज द राइट ऑप्शन। पावापुरी जो होगा ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। अब देखो राजगीर चाहे पावापुरी है कहां, तो ये आपका बिहार में है। कहां पे है? तो ये आपका बिहार में पड़ेगा, बिहार में। महावीर जो जैन है वो आपके यानी कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? जरा कौन से नंबर के हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, बिल्कुल ठीक जवाब आया है। तो जो महावीर स्वामी जो हैं वो आपके 24th यानी कि 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखिए। और 23वें तीर्थंकर का नाम पूछ लिया जाए कि सपोज डेट 23वें तीर्थंकर कौन है 23rd, तो वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, द टर्म हरिजन कॉइंड बाई महात्मा गांधी रिफर्स टू, यानी कि जो महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया शब्द हरिजन, हरिजन का मतलब क्या होता है भाई? उस समय जो इन्होंने हरिजन शब्द को गढ़ा था उसका मतलब जो था वो अलग था। उसका मतलब ये था ईश्वर की संतान। फिर बाद में क्या हुआ? विरोध हुआ कि भाई ऐसे कैसे, मतलब ये हम अलग, मतलब ईश्वर के होंगे बाकी सब काहे के हैं, है ना। तो इसलिए इसको वर्ड को नहीं रखा गया, हरिजन कम कहा गया। आगे चल के वर्तमान में दलित कहा गया। इसे क्या कहा गया? दलित कहा गया। कौन होता है दलित, जरा बताइए भाई। देखो दलित का मतलब वो होता है हर वो व्यक्ति जो मुख्य धारा से पिछड़ा हो, हर वो व्यक्ति जो मुख्य धारा से पिछड़ा हो, जिसे बेसिक नीड्स या जिसे जरूरी मतलब आप कह सकते हो वो सब ना हो, तो हर उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो हर उस व्यक्ति को दलित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स, रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? तो किस महीने में बोई जाती हैं आपको बताना है भाई। मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है, अक्टूबर नवंबर है, जनवरी या फरवरी है। तो कब बोई जाती हैं रबी की क्रॉप्स, बताइए भाई। आपने देखा कि अभी क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिनों पहले क्या मतलब महीना है और कुछ दिन भी है कह सकते हैं, कुछ दिनों पहले ही रबी की क्रॉप्स की क्या हुई? कटाई हुई है। कुछ दिनों पहले ही रबी की क्रॉप्स की क्या हुई? कटाई हुई है। तो कब हुई है भाई? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। तो यही वजह है कि मार्च और अप्रैल में काटा जाता है भाई। अक्टूबर नवंबर में बोओगे तो मार्च अप्रैल में क्या होगा? काटोगे। यहां पे जो कटाई होती है रबी की क्रॉप्स की वो आपकी होती है मार्च और अप्रैल में। कब होगी भाई? मार्च और अप्रैल में कटाई होगी, जबकि बुआई जो होती है वो आपके अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 के बाद 6 क्या कह रहा है? लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना निम्न में से कौन सा तेल है जो कि पाया जाता है। भाई कौन सा है? मेथेनॉल है, यूजीनॉल है, या मेथॉल है, या बेल्जिडाइड है? कौन सा तेल है? पहले तो लौंग के तेल के फायदे समझो। देखो लौंग का तेल क्या होता है? दांतों के लिए अच्छा होता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। अगर आप लौंग के तेल का सेवन करते हैं कभी कदार, तेल का सेवन मतलब लौंग का सेवन, तो पाचन में सुधार होता है, बालों के लिए हेल्दी होता है। ठीक है, संक्रमण से लड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको बार बार जुखाम खांसी या इस तरीके से आ रहा है, तो आप क्या करिए? लौंग का सेवन करिए, ठीक हो जाएगा। सर्दी खांसी के लिए, कान दर्द हो रहा है तो लौंग का तेल थोड़ा 1 बूंद डाल लेते हैं, ठीक, मुहासे कम होता है। और यहां तक कि लौंग के तेल से सर दर्द भी कम होता है, लौंग के तेल से सर दर्द भी कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
यूजीनॉल। क्या होगा भाई? यूजीनॉल। यूजीनॉल इज द राइट ऑप्शन है। यूजीनॉल जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं आराम से। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। देखो, अब पहले तो हमको यह समझना होगा ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका कई चीजों में काम आता है, वाटर में भी काम आता है, ठीक। तो कई सारे, जैसे कि आपका सेविंग कराते हैं तो उस समय मतलब वो तो फिटकरी होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के कई सारे आपके यूजेस हैं। अगर हम लोग बात करें तो ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ये मतलब कि कई चीजों में काम आता है। जैसे CaOCl2 होता है, मान लीजिए आपका लिखा है ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मतलब हो गया CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 इस तरीके से लिखा जाता है, CaOCl2, ठीक है। हाँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो Cl2, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। इसमें जो अगर हम बात करें बेकरी वगैरह में भी कभी कभी यूज होता है कई सारी चीज़ों में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है? 8 जरा समझिए। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की, देखो जैसे रबी की होती है ऐसी खरीफ की होती है, ऐसी जायद की होती है। तो यहां पूछा जा रहा है खरीफ की फसल, ठीक है। तो हमने आपको बताया है, अगर आपको याद हो, भूल गए तो फिर से सुनिए। रबी की हो गई फसल, खरीफ की फसल हो गई, जायद की हो गई, ठीक। रबी की फसल यानी कि 2 अक्षर नाम वाले, 2 अक्षर जिसमें हो, ठीक। खरीफ की फसल जिसमें 3 अक्षर हो। मतलब ये एक पढ़ने का तरीका है, जैसे आप मतलब याद कर सकते हो, जैसे पेपर में आएगा तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जायद, जायद की फसल यानी जल वाली, जायद की फसल यानी कि जल वाली, ठीक। अब जैसे 2 अक्षर वाली, अब आपसे पूछा गया खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल आपसे क्या कह रहा है कि जैसे 3 अक्षर वाले हों या 2 से ज्यादा अक्षर वाले हों। तो जैसे देखो पैडी है, पैडी यानी कि चावल हो गया, ठीक। इसी तरह मक्का हो गया, लिखा तो है नीचे। तो ये सब देखो 2-2.5 अक्षर से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ये सारे के सारे कौन से हैं? तो ये खरीफ की फसल है। ऑल किसकी फसल है? खरीफ की क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ की फसल है, किसकी है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 9वां नंबर जरा देखिए भाई। 9वां नंबर कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कह रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहां हम लोग देखते हैं भाई आपातकाल जो प्रोसेस है, आपातकाल जो लिया गया है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो वाइमर, या कहीं कहीं वाइमर कहा जाता है, कहीं कहीं वीमर कहा जाता है, ठीक है। वीमर या वाइमर। अब जरा ध्यान दो, 352 है, 360 है। अब इसमें 356 नहीं दे रखा है। तो 352 क्या होता है? ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। और इसके बारे में कहें तो ये 3 आधार पे लगता है। कितने आधार पर? 3 आधार पे। कैसे कैसे लगता है? तो जब आपका बाह्य आक्रमण हो जाए,
यानी दूसरा देश अटैक कर दे। जैसे आपने देखा अभी पाकिस्तान, हम कुछ नहीं कर रहे थे फिर वो आक्रमण कर रहा। फिर दूसरा क्या है, या युद्ध की स्थिति, दो देश आपस में लड़ जाए जैसे रूस और यूक्रेन, और या फिर आपका सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह पहले क्या था, ये आंतरिक गतिरोध था। पहले क्या था, आंतरिक गतिरोध था। पहले सशस्त्र विद्रोह, पहले क्या था, ये आंतरिक गतिरोध था। अब क्या है, आप देख ही रहे हो। तो यहां पे ये हो गया 352। अब 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। अब तक एक बार भी नहीं लगा है, अब तक देश में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, हां 360 नहीं लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये 3 बार लगा है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 352। कितनी बार लगा है, अब तक 3 बार लगा हुआ है, 3 बार अब तक लगा है। ठीक है, हाँ। अब आप कहोगे सर 3 बार कब कब लगा है, तो 1965, 71, 75, 65, 71, 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी क्वाइन में कौन से देवी देवता थे, ये क्वेश्चन कहे जा रहा है। यानी अक्सर क्या होता है, जैसे आजकल देखते हो तो आजकल नोट में कौन दिखता है, जैसे आजकल नोट में गांधी जी दिखते हैं ना, ऐसे ही उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वाइन थी, मुद्रा थी, उसमें कौन था, मतलब किसकी चित्र अंकित थी। तो भाई किसकी चित्र अंकित थी, आप बताइए। किसकी चित्र अंकित था, विष्णु है, इंद्र है, वरुण है या पशुपति। तो किसका चित्र अंकित था, तो ध्यान देना है। तो यह अंकित था आपका पशुपति का। किसका है, पशुपति का। ठीक है, हाँ किसका अंकित है, पशुपति का चित्र अंकित है, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं कैसे बनती थी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कैसे बनती थी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो हैं सेल खड़ी, किससे बनती थी, सेल खड़ी से बनती थी। सेल खड़ी क्या होता है, एक पत्थर है। सेल खड़ी क्या है, एक पत्थर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, कौन नहीं था। तो आपके सामने है। अब कई बार पूछा जाता है त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके लिए हुआ था, है ना। तो देखिए यहां पे लिखा है त्रिकोणात्मक संघर्ष, और यहां पे आप देखो क्या लिखा है, कन्नौज। ठीक है, तो ये मेन लड़ाई थी कन्नौज। ठीक, अब कौन कौन से थे, तो गुज्जर थे, प्रतिहार, फिर आपके राष्ट्रकूट और पलास यानी पाल। तो गुज्जर या प्रतिहार कह लो, फिर आपके पाल कह लो, फिर आपके राष्ट्रकूट कह लो। तो दिए गए आपके कौन कौन है, तो साफ दिख रहा है ना। पेपर में देखो सरल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस आपसे यही पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्या था, कौन राजा था, कौन फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस इतने ही काम कर जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चोल। चोल आपका नहीं था। ठीक है, चोल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा देखिए भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, ब्यूटेन, अमोनिया,
कह रहा है उपयोग शर्करा के किण्वन में, यानी जो शर्करा उपयोग में किया जाता है, नेम अ गैस विच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो आपको शर्करा में के उपयोग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अमोनिया है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो बदबू आती है, जैसे आपका सिरका, जैसे सिरका वगैरह होता है ना, तो जब सिरका वगैरह करो तो आपको स्मेल आएगी, बदबू आएगी, अजीब टाइप का आएगा ना। तो ये सब जो आता है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्या कह रहा है? निम्न में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो भाई किसने कराया था आपको बताना है भाई। हिरण्यगर्भ यानी कि एक धार्मिक कार्य होता है, जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं ना, तो उसी तरीके से है। मयूर शर्मन ने किया था, हरिश्चंद्र ने किया था, दंती दुर्ग ने किया था, कृष्ण फर्स्ट ने किया था। तो भाई किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे एक ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। अब ये दंती दुर्ग कौन था? तो राष्ट्रकूट का संस्थापक, जो राष्ट्रकूट था उसका संस्थापक जो था वो आपका दंती दुर्ग था। कौन था भी? दंती दुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए भाई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ यानी फोर्थ बौद्ध परिषद में भाग लिया। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, कथन सत्य है। और फायान ने भाग लिया था, यह भी कथन सत्य है, यानी पहला तो ऑप्शन सत्य है। फिर लिखा है चीनी तीर्थयात्री वेन सॉन्ग हर्ष से मिला, यह भी कथन सत्य है। उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, यह गलत है। यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत। भाई हर्ष जो था वो बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं था, क्योंकि हर्ष के समय कहा जाता है कि बौद्ध संगीति की जो है पांचवी, कहीं कहीं किताबों में छठवीं, यानी पांचवी या छठवीं बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम है। क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है? महामस्तका अभिषेक अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से फोटोज, मतलब आपने देखा होगा, मतलब ये वस्त्र विहीन है और ये जो है कहां पे है? तो ये आपका मिलेगा श्रवणबेलगोला में। कहां मिलेगा? श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। और ये जो है ये कौन है? तो ये और कोई नहीं, ये है कौन? बाहुबली। कौन है भाई? बाहुबली। और ये किसके पुत्र थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक। और दूसरा अगर हम बात करें तो इस मूर्ति को चामुंड राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंड राय ने, और जो कि किस वंश के थे? गंग वंश के। गंग वंश के थे, चामुंड राय ने इसको बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, यदि आप में से किसी ने अगर अग्निवीर का बैच परचेज नहीं किया है तो आज इस बैच को परचेज कीजिए मात्र 250 रुपए में। ठीक है। हाँ, अगर कोई समस्या हो तो 70 80 10 85 55 पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है।
और जैसे हम और आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारी सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे क्लास चलती है, तो उस पर और संपर्क कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।